The webinar will begin shortly. Please remain on the line. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को कामरान खान गौरी की तरफ से सलाम। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि लियाकत भाई जो हैं मॉरिशस में हैं, तो आज का जो ये सेशन है, वेबिनार है, तो इसकी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी थी। आज आप लोगों के साथ साथ रहेगा 9 बजे तक, और इस दौरान जो कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाह रहा था, जिस तरह अभी प्रेजेंटेशन आप लोगों को नई दी है, इसी से मिलती जुलती समझ लेंगे जो चीज़ें बैकग्राउंड की नॉलेज होती है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना है आज। जो टॉपिक है आज का वो है वेल्थ क्रिएशन के हवाले से, कि हम जाते हैं तमाम तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ये वो टॉपिक है, ये वो सब्जेक्ट है जो कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता। वेल्थ क्रिएशन कहीं पे भी नहीं बताई जाती। बाकी सब चीज़ें सिखा दी जाती हैं आपको, इंजीनियरिंग किस तरह करनी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पढ़नी है, फाइनेंसिंग कैसे करनी है, फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये सब सिखाया जाता है। फाइनेंस क्रिएट कैसे करते हैं, वेल्थ क्रिएट कैसे करते हैं, ये वो टॉपिक है जो किसी भी इदारे में नहीं बताया जाता। तो आज का जो ये सेशन है, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप अपने जब प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे तो ये वो नॉलेज है जो उसका माइंड प्रिपेयर कर सकती है, जो इस चीज़ का उसको एहसास दिला सकती है कि जिस लाइफ में, जिस लाइफ स्टाइल में वो ज़िंदगी गुजार रहा है, उससे किस तरह वो निकल सकता है, और आप और लियो उसके लिए क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है। ये ट्रेनिंग सेशन काफ़ी टाइम लेता है, इसके ऊपर ये इंटरेक्टिव भी है, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि इसको 1 घंटे में हम सम अप करें। बाकी मौका मिलेगा कभी लाइव ट्रेनिंग के अंदर, तो इंशाल्लाह इसको फिर थॉरोली डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो कंटेंट जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, जो ड्रीम सर्कल है, ये वो चीज़ है जो अक्सर आप लोगों ने ट्रेनिंग्स में भी डिस्कस की होगी, गोल सेटिंग के हवाले से इसको डिस्कस किया होगा। फिर हमारे पास चॉइसेस क्या क्या होती हैं, और फिर ये BYOB, ये आप तमाम लोग नेटवर्क मार्केटिंग से मुताल्लिक हैं, आपको पता होगा। फिर हम लिवरेज कैसे लेते हैं, और हकाइक क्या हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग मार्केट में क्या है, और उसके बाद फिर इन तमाम चीज़ों को बेस बना के लियो इसमें क्या हेल्प आउट करता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है ड्रीमिंग, कि हम ड्रीम क्या करते हैं। आप कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट से पूछें या किसी भी शख्स से डिस्कस करें कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है, आगे क्या बनना चाहता है, या कभी उसने कोई ख्वाब देखा था, तो वो अपने प्रीवियस तो ख्वाब बताएगा कि बचपन में मैंने ये सोचा था कि मैं ये करूंगा, या मैं जिस वक्त कॉलेज लाइफ में था तो मैंने सोचा था कि ये करूंगा। लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, जब वो जॉब पे आता है, तो फिर वो ये चीज़ें कहता है कि ये सब खाम ख्याली होती है। ड्रीम्स सिर्फ सोचने की हद तक होते हैं, ये एक फैंटेसी होती है, इसका हकीकत से या रियलिस्टिक वर्ल्ड से, हकीकी जिंदगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं आता। और ये वो चीज़ें जब आप उससे बात करते हैं कि ऐसा हो सकता है, हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो उसको फिर आपकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा होता। तो सबसे पहली बात यह है कि डेयर टू ड्रीम। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि किसी भी आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, कोई ना कोई रीजन होता है किसी ना किसी काम को करने के लिए। देखें, जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होती हैं तो हम इतने ज्यादा सीरियस भी नहीं होते हैं जॉब से रिलेटेड या वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड। लेकिन जैसे जैसे हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, या हमें पता होता है कि आगे जाके ये जिम्मेदारी हमने संभालनी है, तो वो हमारा रीजन बन जाता है कुछ करने के लिए। तो ये चीज होती है कि जो चीज हम सोचते हैं, तो उसके लिए फिर हम रीजन जब मिलता है तो फिर हम उसका वे आउट तलाश करते हैं कि इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो हम कभी सोचते हैं, हो सकता है किसी का ड्रीम ये हो कि उसने गाड़ी लेनी है, किसी का ड्रीम ये हो कि उसने किसी अच्छी जगह पे घर लेना है, किसी का ड्रीम ये हो कि उसने दुनिया घूमनी है, ट्रैवल करना है। तो ये मुख्तलिफ ड्रीम्स होते हैं जो लोगों के होते हैं। लेकिन जब वो इनकम की तरफ देखते हैं तो ये वो चीज़ होती है कि उसको देख के फिर वो ये सोचते हैं कि ये रियलिस्टिक नहीं है, ऐसा तो कभी भी नहीं हो पाएगा, ये तो नामुमकिन नजर आ रहा है। उसकी वजह ये होती है कि जो ड्रीम्स का साइज होता है हमारा, वो बहुत बड़ा होता है। और ये ड्रीम्स निकाले कैसे जाते हैं, देखें, आप भी कभी, आपके पास भी ड्रीम्स होते हैं, लेकिन हम भी अपने ड्रीम्स को शेयर करते हुए डरते हैं। अक्सर लोगों से जब ट्रेनिंग में पूछा जाता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, तो वो कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए। अब पैसा कितना चाहिए, तो वो एक लम्हे के लिए खामोश हो जाते हैं कि पैसा कितना चाहिए। कोई 2 करोड़ बोल देता है, कोई 10 करोड़ बोल देगा, कोई 20 लाख बोल देगा। अब आप अगला सवाल जब ये करें कि ये पैसा आपको क्यों चाहिए,
तो वो बोलेगा मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ। अब उससे पूछें कि गाड़ी कौन सी चाहिए, तो फिर उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि गाड़ी कौन सी चाहिए, उसके लिए पैसे कितने चाहिए होंगे। उसने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मैं ट्रैवल करने के लिए कहाँ जाना चाहता हूँ, वहां पे जाने के लिए मुझे क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे कितने पैसे चाहिए, बाकी मुझे वीजे के लिए क्या चीज चाहिए होगी, वहां पे मैं और किस तरीके से जा सकता हूँ। कभी उसने घर के बारे में, तो उसको है कि मुझे घर लेना है, लेकिन घर कहाँ लेना है, वो घर कितने का आएगा, वो घर कैसा होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका लुक एंड फील क्या होना चाहिए, इसके बारे में उसने नहीं सोचा होगा। इसकी एक बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज है, बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। ये आप खुद भी कर सकते हैं और आप अपने किसी दोस्त के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। खास तौर पे एक पेपर पेन लेके बैठें और उससे एक सवाल करें कि अगर ये सोचो कि अगर तुम्हारे पास इतना पैसा बैंक में आ रहा हो कि तुम जितना भी खर्च करो दूसरे दिन फिर दोबारा उतना ही पैसा आ जाए। अगर आज आपने 1 लाख रुपए खर्च किए हैं तो रात 12 बजे के बाद वो 1 लाख दोबारा उसके अंदर आ जाए। अगर वो आपने 10 लाख रुपए खर्च किए हैं तो सुबह में 10 लाख फिर आ जाए, तो फिर आप क्या करोगे? आपको पता है कि अगर मैं 1 करोड़ भी खर्च करूंगा तो 1 करोड़ वापस आ जाएगा। अब आप लिस्ट बताएं कि आप क्या क्या करेंगे। आप क्या उसी वो बताएगा कि जी मुझे गाड़ी चाहिए, तो अब आप उससे सवाल करें कि कौन सी गाड़ी लेगा, वो गाड़ी बताएगा, उसके आगे उसकी अमाउंट लिखें। बोले घर कौन सा लोगे, घर कहाँ पे लोगे, कितने साइज का घर होगा, बच्चों के बारे में क्या सोचा है, कहाँ से उनको तालीम दिलवाना चाहते हो, अगर माँ बाप के बारे में कुछ सोचा है तो वो क्या चीज है, उसके लिए आपको कितना एक्सपेंस चाहिए, उसके लिए क्या करोगे। आज तुम्हारे पास पैसे हैं, अभी डिसीजन करो, अभी उसके लिए आप एक्शन लो। तो आप क्या क्या चीजें वो लिस्ट डाउन करते चले जाएं। जैसे जैसे ये लिस्ट डाउन होगी, आप तमाम चीजें लिखेंगे तो उसके गिर्द आप एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं कि ये वो एक्चुअल चीजें हैं जो इसके दिल में, इसके दिमाग में हैं, जिनको ये निकालते हुए डर रहा था। तो इस एक्सरसाइज से वो ड्रीम्स बाहर आ जाते हैं। ये ड्रीम्स वो हैं जो आप भी अपने लेके आ सकते हैं, यही ड्रीम्स आपके गोल बन सकते हैं। तो जब ये ड्रीम सामने आ जाते हैं तो इसके बाद अगला सवाल ये होता है, आपको दायरा नजर आ रहा होगा एक बिल्कुल छोटा सा। ये बेसिकली अगला सवाल होता है कि ये बताएं कि इस ड्रीम का जो सर्कल है, जो इतना बड़ा सा, इसको देखते हुए, इसको सामने रखते हुए आज जो आपकी इनकम का दायरा है वो कितना बड़ा है। तो वो उसके हाथ में पेन दें, उसके हाथ में पेंसिल दें और आप खुद भी अपना ड्रॉ करें कि आज आपके जो ड्रीम्स हैं उसके मुकाबले में आज जो आपकी इनकम है, चाहे वो लियो में ही हो या आप जो जॉब कर रहे हैं या आप अगर कोई अपना कारोबार कर रहे हैं, तो वो सर्कल जो है वो कितना बड़ा है, उसका दायरा उसके मुवाजने से करें कि अगर ड्रीम इतना बड़ा है तो इसके मुकाबले में मेरा इनकम का सर्कल आज क्या है। और उसके बाद जो अगला सवाल आता है वो ये आता है कि अगले 2 साल में वो सर्कल कितना बड़ा हो जाएगा। डेफिनेटली आप मेहनत कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, जॉब पे भी इंक्रीमेंट लगता है, बिजनेस अगर कर रहे हैं वो भी एक्सपेंड होता है। अगले 5 साल में वो दायरा क्या इतना बड़ा हो जाएगा, या अगले 10 साल में वो दायरा इतना बड़ा हो जाएगा इनकम का कि जो आपके ड्रीम्स हैं वो सारे उसके अंदर समा जाएं और वो तमाम ड्रीम्स आपके फुलफिल हो जाएं। और अगर 10 साल का टाइमलाइन आप देख रहे हैं कि आपकी इनकम का जो दायरा है वो 10 साल में इतना बड़ा हो जाता है कि वो आज का जो आपका ड्रीम का सर्कल है उसको पूरा कर ले, तो 10 साल में आपका जो ड्रीम का सर्कल है उसकी वैल्यू कहाँ पे पहुंच चुकी होगी, वो भी तो बढ़ रहा होगा, वो भी तो आगे बढ़ चुका होगा। तो फिर ऐसा ना हो कि दोबारा फिर यही कंपैरिजन आपका आ जाए और आपका दायरा फिर वही मवाजना, वही कंपैरिजन रहे। तो ये एक बड़ा सवाल होता है। अच्छा, इसको, ये जो ड्रीम है हमारा और ये जो एक्शन है, इसको रोक क्या चीज रही होती है। ये जो ड्रीम्स हमारे नहीं निकल रहे होते हैं, ये जो हम कभी सोच नहीं रहे होते हैं, ये जो हमने अंदर दबा देते हैं और फिर हमेशा के लिए अपने ड्रीम्स को अंदर दफन कर देते हैं और हम किसी से, अपने बिल्कुल करीबी किसी रिलेटिव से, अपने दोस्त से भी शेयर करते हुए डर रहे होते हैं, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह दोस्तों सिर्फ ये होती है कि हमारे अंदर कुछ लिमिटिंग बिलीव्स आ जाते हैं। कि वो जो बिलीफ होते हैं ना, जिस तरह अभी आपको नजर आ रहा है कि इतना बड़ा सा हाथी है और वो एक छोटे से खूंटे से और एक मामूली सी रस्सी से वो बंधा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा चिड़ियाघर में या जहाँ पे भी हाथी होते हैं, वहां पे आप देखें कि वो हल्का सा आगे की तरफ मूव करता है, जैसे ही उसको खिंचाव फील होता है वो वापस अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसको इसी तरह की रस्सी बांध दी जाती है। वो चूंकि नया नया होता है तो वो उससे निकलने की कोशिश करता है, उस वक्त उसमें इतनी कुवत नहीं होती कि वो उस रस्सी को तोड़ सके। तो इसी रस्सी के साथ वो बड़ा हो जाता है, उसका हजम कहीं से कहीं पहुंच जाता है, उसके अंदर कुवत उसकी बेपनाह में इजाफा कर लेता है, लेकिन उसका जो बिलीफ है वो छोटा रह जाता है। उसको पता होता है कि अगर उसके पैर में रस्सी बंधी है तो उसको पता है मैं इसको नहीं तोड़ सकता। इसी तरह हमारे अपने दिमाग में भी बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो हालात और वाकयात ने, हमारी शुरू की कुछ नाकामियों ने, कुछ लोगों के कहने में आके वो हमारे अंदर बिलीव बन गया है कि हम नहीं कर सकते, ये चीज हम अचीव नहीं कर सकते। जबकि हमारे सामने बेपनाह सक्सेस स्टोरीज होती हैं। बहुत सारे लोग हमारे सामने होते हैं जिन्होंने 10-15 साल में
बहुत नीचे से सफर शुरू किया होता है और हमारे देखते ही देखते वो कहीं से कहीं पहुंच चुके होते हैं। लेकिन हम ये कह के अपने दिल को मुतमईन कर लेते हैं कि नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ मसला हुआ होगा, कोई ना कोई इसके अंदर ऐसी सोर्स होगा इसका कि जिसकी वजह से ये पहुंच गया। मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती तो शायद मैं भी पहुंच जाता। तो ये वो चीजें हैं जो हमें रोक रही होती हैं मुसलसल आगे बढ़ने से, और उसकी वजह से हम अपने ड्रीम्स को भी आगे ना सोचते हैं, ना कभी हम गोल सेटिंग कर पाते हैं। हालांकि हम बड़े ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं गोल सेटिंग के भी, हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि हम गोल्स अपने सेट करेंगे, और उसके बाद कभी हम गोल सेटिंग नहीं कर पाते, कभी हम लिख नहीं पाते हैं, इसलिए कि हमारे अपने अंदर लिमिटिंग बिलीफ होते हैं। हमें पता है कि लिख लेने से वो चीज अचीव नहीं होगी। दोस्तों, लिखेंगे तो उसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उस वो आपका रीजन होगा, वो एक्शन करने का रीजन होता है। तो ये वो चीज होती है कि जो हमें किसी चीज पे आमादा करती है। कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर सफर करना हो और आप ये सोचें कि मुझे कभी ना कभी कहीं जाना है, किसी दूसरे शहर सफर करना है, तो आप कभी भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर कोई बहुत ही वैलिड रीजन हो, टाइम लाइन्स हो, टाइम बाउंडेड हो कि इसी वक्त जाना है, इतने बजे से इतने बजे वहां पहुंचना है, और ये वो काम है जिसके लिए आपको जाना है, तो आप चले जाएंगे, इसलिए कि आपने आपके सामने एक रीजन आ जाता है। तो जब तक आपके ड्रीम्स रीजन की शक्ल में आपके सामने नहीं होंगे, तो ना तो आप जिंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकेंगे, ना आप कोई स्ट्रेटेजी बना सकेंगे। तो अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ें, अपने अंदर जो पावर है उसको अंदर निकालें। कई मौके आप अपने खुद देखेंगे, अपनी जिंदगी पे नजर डालें, माजी में नजर डालें कि कितनी चीजें हैं जो आपने पहली मर्तबा की थी और आपने कर ली थी। कोई नाकामी आपकी मुसलसल नाकामी नहीं थी। हर नाकामी के बाद आपने कुछ ना कुछ सीखा, हर नाकामी के बाद आपने कामयाबियां सीखी, और आज आप यहाँ पे मौजूद हैं। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं अपने कैरियर में, जब वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, जब हम अपने ड्रीम्स की बात करते हैं, तो लामहला जब ये लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, ये हमें कॉम्प्रोमाइज करने पे ले जाते हैं। हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं, बस जो चीज लग गई है, बस ये इसी तरह ही होता है, इसलिए कि हमने पहले भी इसी तरह होते हुए देखा है। हमारे जो आबा अजदाद थे, जो वालिद थे, उन्होंने यही किया, फादर ने यही किया, तो मैं भी यही करूंगा। और उसके बाद आप अपने बेटे को भी यही दर्ज देंगे कि उसने भी यही करना है। और वो रेट रेस जो होती है एक 9 to 5 की, एक अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल की, हम उसी के अंदर गुजार के अपनी जिंदगी का खात्मा कर देते हैं। और फिर यही चीज करते चले जाते हैं कि ड्रीम तो मेरे भी बहुत थे, लेकिन ये ड्रीम अचीव नहीं होते, ये खाली फैंटेसी होती है, और हमें हकीकत पसंदी में रहना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन क्या होते हैं, आप इसमें देखें। सबसे जो आसान ऑप्शन है, वो पहला ऑप्शन होता है कि जब हम एम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम रिस्क से बचते हैं, इसलिए कि ये हमारा लिमिटिंग बिलीफ होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम बोलते हैं, हमारे बिलीफ्स, हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है। हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स ये होते हैं कि इससे पहले हमने कभी ये काम नहीं किया। हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स ये होते हैं कि हम मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है। ये तमाम लिमिटिंग बिलीफ्स के बाद जो चीज़ आती है कि जो चीज़ मिल रही है बस उसको अवेल करो, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम लग जाते हैं और हम एक जॉब कर लेते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट होती है, ये हमारी, हमने इरादा यही किया होता है कि ये टेम्पररी है, और कुछ अरसे के बाद मैंने अपना कुछ ना कुछ करना है, और वो जो ड्रीम मैंने सोचा है, या वो जो मैंने मेरे जहन में जो अपने गोल्स हैं, वो मैंने करने हैं। तो ये सोचते हुए हम एम्प्लॉयमेंट पे चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाती है। वो हमारे लिए फिर वो पिंजरा बन जाता है कि हम उसमें से निकलते हुए डर रहे होते हैं। हमें इसलिए कि हमें पता होता है कि जो कुछ भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें 30 दिन के बाद सैलरी की सूरत में मिलना है। फिर हमें ये सोचते हुए डर लग रहा होता है कि अगर इस पिंजरे से बाहर निकले तो फिर क्या होगा, ये सैलरी नहीं होगी तो मैं सरवाइव कैसे करूंगा, जो मैं काम करने जा रहा हूँ अगर वो नाकाम होगा तो फिर मैं कहाँ पे खड़ा हूँगा। ये वो चीजें हैं कि हम उस आगे नहीं बढ़ते। हालांकि यही वो टाइम होता है, यही स्ट्रेटेजी होती है कि ये टाइम होता है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, कि आप अपने जो भी वर्किंग आवर्स होते हैं उनके साथ आप कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, और आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आप कोई ना कोई आप उसकी तैयारी करते हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसके लिए मुझे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, मेरे अपने अंदर क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, मुझे अपने अंदर क्या क्या हुनर पैदा करना है इस काम के लिए। और वो चीजें आप जमा करना शुरू करते हैं, वो चीजें आप गेन करना शुरू करते हैं, और एक वक्त आता है कि आप वो रिस्क ले लेते हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट से निकल के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आते हैं। और आप जो कभी किसी के अंडर में काम कर रहे थे, आप जो किसी और के गोल्स को अचीव करवाने के लिए काम कर रहे थे, आप जो किसी और के ड्रीम्स के लिए काम कर रहे थे, आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के सफर का आगाज कर देते हैं, और आप उसमें आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं, तो फिर वहां पे आप अपना काम बढ़ाते हैं। आप इससे पहले किसी और के पास जॉब कर रहे थे, जिसने कोई जॉब क्रिएट की थी, आपने उसको फील किया था। आप अपनी एम्प्लॉयमेंट, जब आप सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं तो आप दूसरों के लिए जॉब क्रिएट कर रहे होते हैं। वो जो जिस तरह किसी ने आपको एकोमोडेट किया था
आज आप इस पोजीशन पे होते हैं कि आप किसी और को एकोमोडेट करें, और ये वो टाइम होता है कि जब आप एक बिजनेस ओनर बन जाते हैं और आपके पास एक टीम होती है जहाँ पे आप काम करते हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि आपके पास सफिशिएंट पैसा होता है, और इतना पैसा होता है कि फिर आपके पास तजर्बा होता है, और इस पैसे से आप मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, और फिर आपको अपने वर्किंग आवर्स दरकार नहीं होते, बल्कि आपके लिए आपका पैसा ही पैसा कमा रहा होता है। और ये वो टाइम होता है कि आप अपना रिटायरमेंट प्लान करते हैं, और आपकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं आपने प्लान ये किया होता है कि वो आपके पास मिल रहा होता है, और है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम अचीव कर लेते हैं। तो ये वो ऑप्शंस होते हैं जो हमारे पास होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हालात व वाक़यात हमें सिर्फ पहले ऑप्शन से कभी निकलने की हिम्मत नहीं हमारे अंदर होती है, और हम एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही अपने 30-35 साल 40 साल वहीं पे गुजार के, और आखिर के अंदर फिर हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने भी बहुत सारी चीजें सोच रखी थी, बहुत सारी चीजें करती, अगर मेरे पास ये होता, अगर उस वक्त मैं ये डिसीजन ले लेता तो मैं ये कर जाता। तो ये वो राइट टाइम होता है, ये आज जो आपके पास वक्त है ये वो राइट टाइम है कि जब आप डिसीजन लें और उसके लिए कोई ना कोई एक्शन ले लें। वर्किंग फॉर योर सेल्फ, जब हम बात करते हैं कि जब आप एम्प्लॉयमेंट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आते हैं, तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो आपने मद्देनजर रखने होते हैं। देखें, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो, चाहे आप फ्रीलांसर किसी के साथ काम कर रहे हो, या आप इवन एम्प्लॉयमेंट में हो, या आप स्टूडेंट हो। इस वक्त बेशुमार दोस्त हमारे ऐसे होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उसमें भी आपने ये चीजें, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपने देखना होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं इसकी आगे मार्केट कितनी बड़ी है। क्या ऐसा तो नहीं है कि जिस वक्त आप अपने पीक पे पहुंचेंगे, जिस वक्त आपके कदम जमेंगे, तो पता चला वो मार्केट ही खत्म हो चुकी हो। आपने एक चीज शुरू की जो कि बिल्कुल आउट ऑफ आप अभी आज का फैशन था, लेकिन जिस वक्त आप वहां पे पहुंचते हैं, जब चीज होती है तो मार्केट सैचुरेट हो जाती है, या उस चीज की इतनी डिमांड नहीं रहती, या टेक्नोलॉजी नई चीज आ जाती है, या कोई और चीज उसको रिप्लेस कर देती है, तो आपको फिर नए सिरे से, आप जीरो से फिर किसी और नए ट्रेंड के अंदर काम कर रहे होंगे, फिर आपको आगे से नई चीज से, या आपके पास लिमिटिंग रिसोर्सेज हैं, आपको पता है कि ये चीज के लिए मुझे फिजिकल रिसोर्स चाहिए, तो वहां पे आप अगर कोई चीज कर रहे हैं तो वहां पे मार्केट जब लिमिटेड होगी तो डेफिनेटली फिर आपको मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, आप देखें कि इसकी मार्केट कितनी बड़ी है। आजकल इंटरनेट का दौर है, तो आपने ये देखना है कि जैसे जैसे आप काम आगे बढ़ाएंगे तो टेक्नोलॉजी से अपने काम को किस तरह हम आहंग कर सकते हैं, ताकि आपके पास पूरी दुनिया जो है वो आपकी मार्केट बन जाए। तो फिर आपके पास ये जो लिमिटेड मार्केट का जो ऑप्शन है ये खत्म हो जाता है, आपके पास पूरी दुनिया जो आपकी मार्केट बन जाती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइमिंग द ट्रेंड्स, कि जो ट्रेंड्स होते हैं, जो रुझानात होते हैं, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग्स में, और जब मैं किसी से डिस्कस कर रहा होता हूँ कैरियर के हवाले से भी, तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि ट्रेंड्स को कभी भी डिसरिगार्ड नहीं किया करें, इनको हल्का मत लिया करें, लोगों को बना भी देते हैं, और ये रुझानात, ये ट्रेंड्स हैं जो लोगों को तबाह बर्बाद भी कर देते हैं। आपको याद होगा 70s के अंदर बहुत बड़े बड़े से विनाइल रिकॉर्ड्स होते थे जो कि गानों के लिए लोग यूज करते थे, म्यूजिक के लिए यूज करते थे। वो विनाइल रिकॉर्ड इंडस्ट्री 70 में कई बिलियन डॉलर का कारोबार कर रही थी पूरी दुनिया में। 80s के अंदर जब कंप्यूटर आया तो सीडीज आना शुरू हो गई। जिस जमाने में सीडीज आई थी तो उन लोगों से पूछा गया कि अब आपकी जो विनाइल रिकॉर्ड इंडस्ट्री है इसका क्या होगा, इसलिए कि अब ये बहुत छोटे साइज की सीडी आ गई है जो कि कंप्यूटर में ऑपरेट होगी, तो इससे आप क्यों नहीं अपने आप को चेंज करते हैं और आप भी इसकी तरफ आते हैं। तो उन लोगों का ये कहना होता था कि हमारा एक बहुत अलग क्लाइंटल है, हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कि बंधी हुई है, ये सीडी बहुत लिमिटेड लोग इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए कंप्यूटर चाहिए होता है, कंप्यूटर बहुत महंगा होता है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद कंप्यूटर हो, फिर सीडी हो, फिर उसके लिए सॉफ्टवेयर हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये विनाइल रिकॉर्ड इंडस्ट्री को कुछ नहीं होता, ये कहीं नहीं जाती। और यही सोच के उन्होंने अपने ट्रेंड को नहीं किया। और आज आप देख लें कि जो आज की जनरेशन है उन्होंने, बल्कि अभी मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ इनमें भी कई लोग होंगे जिन्होंने फिजिकली वो विनाइल रिकॉर्ड्स नहीं देखे होंगे। तो ये वो चीज होती है जो ट्रेंड करता है जब आप उसको डिसरिगार्ड करते हैं। इसी तरह आप सोचें कि ट्रेंड के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, जो ट्रेंड के 4 फेज होते हैं। पहला फेज होता है ट्रेंड सेटर या ट्रेंड क्रिएटर, आप उसको कह सकते हैं। ट्रेंड क्रिएटर कौन होता है कि जो जो अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास माहौल में कोई प्रॉब्लम देखता है और वो उसको एड्रेस करने के लिए उसको पता होता है कि इसको मैंने क्या करना है और इसके ऊपर क्या काम करना है, वो अपने काम में लग जाता है और वो काम अपनी पूरी तैयारी करके खड़ा हो जाता है। और वो खड़ा रहता है, अवेयरनेस देता है लोगों को, उसकी अवेयरनेस देता है लोगों को, उसकी तरफ लेके आता है, लोगों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता है और साथ साथ में अपनी तैयारी पूरी जारी रखता है। उसके बाद क्या होता है कि ट्रेंड क्रिएटर जब आगे बढ़ता है और लोग उसकी तरफ मुतवज्जा होना शुरू होते हैं,
तो बहुत सारे समझदार लोग होते हैं कि जिन तक ये बात पहुंच चुकी होती है, जब वो बात दूसरों तक पहुंचा रहा होता है और ये उससे मुत्तफिक भी होते हैं, तो ये सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं कि जैसे ही लोग इसकी तरफ आना शुरू होंगे तो हम भी इस ट्रेंड का पार्ट बन जाएंगे और हम भी इसमें कूद पड़ेंगे। तो वो लोग कहलाते हैं ट्रेंड कैचर, और वो सबसे कामयाब लोग होते हैं, इसलिए कि उन्होंने वो तकलीफ भी शुरू की नहीं ली होती है और वो उन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगाई होती है, लगानी पड़ती है उनको। वो उनके हिस्से का ज्यादा काम जो है वो ट्रेंड क्रिएटर कर चुका होता है, और जैसे ही लोग उस तरफ मार्केट आनी शुरू होती है तो ये टाइमली अपने आप को जंप इन करता है और उस ट्रेंड का पार्ट बन जाता है, और वो लहर फिर ऊपर ले जाती है उनको दोनों को, और दोनों उसके अंदर इंजॉय करते हैं। नो डाउट ट्रेंड क्रिएटर हमेशा उसको एडवांटेज रहता है, उसका उसके रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, और ट्रेंड क्रिएटर जो ट्रेंड कैचर जो है वो समझने के वो उसके पीछे पीछे मूव कर रहा होता है, और दोनों लोग जो है वो लहर जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे मासेस में जाती है, जैसे जैसे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो एक वक्त आता है कि ये हर तरफ ये बिल्कुल कॉमन सी चीज हो जाती है। जब मासेस इसकी तरफ आते हैं तब बहुत सारे लोग होते हैं, बेशुमार लोग होते हैं जो रिस्क नहीं ले रहे होते। वो ये समझते हैं कि ये तो काम देखो 10 साल पहले कैसा था, 20 साल पहले हमें भी किसी ने बताया था, उस वक्त अगर हम कर लेते तो कर लेते, लेकिन आज देखो हर तरफ ये चीज नजर आ रही है। फिर वो लोग भी उस बिजनेस में उस इंडस्ट्री में कूद पड़ते हैं। ये लोग होते हैं ट्रेंड फॉलोअर्स के, जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो इस तरह ये 3 कैटेगरी हो जाती है हमारे पास, ट्रेंड क्रिएटर, ट्रेंड कैचर और ट्रेंड फॉलोअर्स। जब ट्रेंड फॉलोअर्स इसके अंदर आते हैं ना तो वो बिल्कुल पीक का दौर होता है, बिल्कुल ऊपर टॉप के ऊपर होता है, और हर लहर के बाद आपको पता है कि पीक के बाद फिर क्या होता है, जवाल होता है। तो वो टाइम होता है उस ट्रेंड के जवाल का, जिस वक्त ये ट्रेंड फॉलोअर्स उसके अंदर कूदते हैं। और वो जो शुरू के लोग होते हैं ट्रेंड क्रिएटर्स, वो एक नई लहर की तरफ, एक नए ट्रेंड की तरफ मूव कर चुके होते हैं, या उनकी इंडस्ट्री में जो नया रेवोल्यूशन आ रहा होता है वो उस इंडस्ट्री के अंदर मूव कर चुके होते हैं। वो फिर एक नए ट्रेंड को उसको कैच कर रहे होते हैं या क्रिएट कर रहे होते हैं। और जो फॉलोअर्स होते हैं इनका कहना यही होता है हम तो जिस काम में भी हाथ डालते हैं वो सोना भी मट्टी हो जाती है, और ये लोग जिस मट्टी में भी हाथ डालते हैं वो सोना बन जाती है। तो बेसिकली ये ट्रेंड क्रिएटर और ट्रेंड फॉलोअर्स का फर्क होता है। आपके सामने एक जीती जागती एग्जांपल अगर मैं दूं तो ये तीनों कैटेगरीज आपको समझ में आ जाएंगी कि पाकिस्तान में जिस जमाने में सेलुलर का कोई ट्रेंड नहीं था, मोबाइल फोन का कोई ट्रेंड नहीं था, पेजर होते थे उस जमाने में। तो आपने देखा, मैं कराची में होता हूं तो मैं कराची में आपको बताऊं कि उन दिनों में हालात ये होते थे कि जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे, दहशतगर्दी के वाकयात होते थे, लाशें पड़ी होती थी, और हमें नहीं पता होता था कि जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो वापस घर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कोई न्यूज ब्रेक होती थी, जैसे ही कोई खबर मिलती थी कि किसी जगह पे कोई नाखुशगवार वाकया हुआ है, तो घर सबसे पहला जो उस वक्त काम होता था वो किसी तरह घर वालों को मुत्तला करना होता था कि हम खैरियत से हैं और हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो उसके लिए हमने पेजर लिए, और उस जमाने में जैसे ही मोबाइल फोन आया तो मोबाइल फोन सेट उस जमाने में 20,000 का, 30,000 का होता था, और उस जमाने में मोबाइल फोन का जो कनेक्शन है वो भी 20,000 रुपए का होता था। तो उस जमाने में ये जिस वक्त ट्रेंड क्रिएट हो रहा था तो लामहला बहुत महंगाई के दौर में भी मजबूरन लोगों को वो चीज लेनी पड़ी, और उसके लिए बताना पड़ा, उसके लिए हमें उस ट्रेंड का पार्ट बनना पड़ा कि वो मोबाइल फोन हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में बाकी जगहों पे ये क्या चीज थी, ये था स्टेटस सिंबल, कि जी ये जो मोबाइल हैं ये तो सिर्फ चंद लोगों के पास होते हैं, और ये वो लोग होते हैं कि जो कि स्टेटस को कहलाते हैं, जिनको दिखाना होता है, जिनको शो ऑफ करना होता है कि जी वो कोई चीज है, और वो मोबाइल फोन दिखा रहे होते हैं। तो ये वो चीज थी। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जब वो कितने लोग होंगे उस जमाने में जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले होंगे, जब ये जीएसएम कनेक्शन भी नहीं आया था, तो उस जमाने में भी जो मोबिलिंक जैसी कंपनीज हैं ये पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक टावर्स लगा रहे थे। ये टावर किसके लिए लगा रहे थे कि कोई शख्स जो कि पेशावर में होता हो या केपीके के किसी भी हिस्से में हो और वो कराची में किसी भी हिस्से में बात कर सके, तो उसके लिए पूरा नेटवर्क बिछा रहे थे। और वो जो लोग थे, अगर आप उस वक्त उस जमाने में उनकी लिस्ट बनाएं तो वो रजिस्टर के 4 पेजेस से ज्यादा उस वक्त कंज्यूमर नहीं थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। उन लोगों के लिए इतना बड़ा नेटवर्क क्यों बनाया जा रहा था, वो सिर्फ इस वजह से कि उसको पता था कि आने वाला दौर किस चीज का है। तो वो ट्रेंड क्रिएटर था। जैसे ये चीज आगे बढ़ी, जैसे ही लोग इसकी तरफ मुतवज्जा होना शुरू हुए, तो आपने देखा कि दूसरी कंपनीज भी इसके अंदर कूदी, और उसमें जो सबसे दूसरा जो ट्रेंड कैचर था जीएसएम टेक्नोलॉजी के अंदर, वो यूफोन था। और यूफोन ने आते ही एक बहुत बड़ा शेयर जो है वो ग्रैब किया मार्केट का। उसके बाद जब ये चीज चल पड़ी और हर तरफ आपने देखा कि चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो वाटर टैंकर वाला हो, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, जो भी हो, हर किसी के पास मोबाइल फोन आ गया। और मोबाइल फोन की जो कनेक्शन है वो पान की दुकान पे और छोटी छोटी दुकानों से आपको मिलना शुरू हो गए, और सिमें फ्री में बटना शुरू हो गई। तो ये वो जमाना था जब दूसरी कंपनीज वारिद और टेलीनॉर पाकिस्तान में आई और उनको अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पे इतने ज्यादा कंज्यूमर्स मौजूद हैं। तो ये लोग आए,
तो जो शुरू के ट्रेंड क्रिएटर और कैचर थे जिन्होंने कनेक्शन 10-10 हजार के बेचे थे, जब ट्रेंड फॉलोअर इस मार्केट में आए तो उनको वो कनेक्शन फ्री में बेचने पड़े और साथ में कुछ बैलेंस भी देना पड़ा। लेकिन हाथ क्या आया, जो जितना बिजनेस शुरू के 10 सालों में या 15 सालों में मोबाइल कंपनीज ने लिया था, वो आज उतना मार्जिन नहीं है। आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नतीजा क्या हो रहा है कि आप देख लें कि जो ट्रेंड फॉलोअर्स हैं उनका सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है, और जो ट्रेंड कैचर थे, जो ट्रेंड क्रिएटर्स थे, वही लोग हैं जो इनके कंज्यूमर्स रीबाय कर रहे हैं, दोबारा अपने इनके कंज्यूमर्स बाय करके इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये फर्क होता है कि जब भी कोई काम करें तो उसके अंदर आपने ट्रेंड्स को बहुत चीज देखनी होती है, और आपने ये देखना होता है आगे आने वाला ट्रेंड आगे क्या है। जो ट्रेंड्स हैं जब आप आगे देखेंगे तो आज आप देखें कि आज आप किस जगह पे खड़े हैं, और अगले 5 साल में, अगले 2 साल में, 3 साल में आगे ट्रेंड क्या होने जा रहा है। तो उसके हिसाब से आज आप अपने आप को तैयार करें, आप देखें, और उसके अंदर आपने अगर कोई चीज स्टडी करनी है तो आप स्टडी करें, आपने अगर उससे रिलेटेड कोई बिजनेस करना है तो आप उसके लिए अभी से जस्तुजू करें। इसके बाद जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है लिवरेज। लिवरेज जो है वो लीवर से निकला है, और लीवर की जो मिसाल होती है वो मैं अगर आपको दूं तो वो इस तरह होता है कि जब हमें कोई वजनी पत्थर उठाना होता है, जब हमें कोई वजन उठाना होता है, तो आपने देखा होगा कि जमाने से काफी पुरानी हिस्ट्री में भी आप देखें कि लोग क्या करते थे, वो एक छोटी सी कोई चीज लेके, एक बड़ा सा रॉड लेके या कोई पट्टा लेके उसको हल्का सा पावर देते थे, हल्की सी फोर्स लगाते थे, और एक भारी भरकम पत्थर को वो मूव कर लेते थे। इसी तरह आप देखें तो ये काम आप हर जगह पे आप देख रहे हैं कि वजन को यूज करने के लिए पुली का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जब आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है तो आप देखते हैं कि गाड़ी के टायर को आप अकेले नहीं उठाते हैं उसका टायर चेंज करने के लिए, बल्कि आप उसके नीचे जैक लगाते हैं, और जैक के जरिए आप इतनी भारी गाड़ी को बगैर कोई बहुत ज्यादा फोर्स लगाए आप उसको ऊपर कर देते हैं और आप फिर टायर चेंज कर लेते हैं। तो आप देखें कि जो भी चीज बड़ा काम करना होता है उसमें कम फोर्स लगा के अगर टारगेट गोल को अचीव करना है तो उसके लिए आपको लीवर इस्तेमाल करना पड़ता है, लिवरेज इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप अपने घर के अंदर भी देखें तो भारी भरकम आपका जो मेन गेट होता है, जो दरवाजा होता है, उसमें भी लीवर लगे होते हैं, कब्जे लगे होते हैं। अपने सराउंडिंग में जहां पे भी देखें आप लीवर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिवाय एक जगह पे, और वो है वेल्थ क्रिएशन। जब आती है बात पैसे कमाने की, तो वहां पे आप तमाम अपने ड्रीम्स का जो वजन है, जो उसका साइज है, जो उसका वॉल्यूम है, वो आप अपने अकेले कंधों पे लेने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको नामुमकिन नजर आता है, और फिर आप लिमिटिंग बिलीफ के अंदर चले जाते हैं। याद करें जो शुरू की स्लाइड के अंदर हमने ड्रीम सर्कल देखा था कि वो कितना बड़ा था। अगर आप उसको अपनी इनकम पे देखेंगे तो वो आपकी अकेले की इनकम है, आप उसमें अगर लीवर लगाएंगे तो वो इतना बड़ा सा जो ड्रीम है, आपका जो सर्कल है, जो वजनी है, उसके अंदर आपको लिवरेज अगर आप यूज करेंगे तो आप वो अकेले बहुत ही कम फोर्स के साथ, बहुत ही कम कुव्वत के साथ आप उसको अचीव कर सकते हैं। अब ये लीवर कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको देखते हैं कि आप अगर अपने आप को तसव्वुर करें कि आप आज जहां पे भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आप जॉब कर रहे हैं लेट सपोज, तो आप कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, तो इसी हिसाब से आपको कोई ना कोई इनकम मिल रही होती है। अगर आपके आवरली चार्जेस 200 रुपए होंगे, कहीं पे आवरली चार्जेस जो घंटे के चार्जेस होते हैं वो 100 रुपए होते हैं, तो आप इसके हिसाब से देखें, अगर 200 रुपए भी है तो 1600 रुपए पर डे आपकी इनकम बनेगी। आप कहीं पे भी अपनी सर्विस दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना हुनर शेयर कर रहे हैं, तो कोई ना कोई उसके पर आवरली आपकी कॉस्ट होती है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पर आवर कॉस्ट नहीं होती है, तो हम अपने आप को मंथली सैलरीज के अंदर अज्यूम कर रहे होते हैं कि इतनी हमारी सैलरी बनती है। तो आप ये देखें कि 9,600 रुपए पर वीक बनती है, और अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 38,400 से 40,000 आ जाती है। यानी कि इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि अगर किसी शख्स की तनख्वाह जो है वो 40,000 है, तो उसकी आवरली कॉस्ट जो है वो 200 रुपए पर घंटे के हिसाब से वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उसका जो आउटकम आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो 40,000 की सूरत में उसके हाथ में मंथ एंड के ऊपर आ जाता है। इसी तरह अगर आप उसको साल के ऊपर तकसीम करें, साल से मल्टीप्लाई करें, तो पूरे साल में जो उसकी अर्निंग होगी वो 4,60,800 के अराउंड बनती है। तो ये होती है, ये वो एफर्ट्स हैं या वो इनकम है जिसको आप देखें तो इसके अंदर से डेफिनेटली 40,000 में से आपने एक्सपेंसेस भी करने होते हैं, मंथली एक्सपेंसेस भी हो रहे होंगे, और नतीजा आपके पास कोई सेविंग नहीं होती है, जिसके सामने फिर आपको अपने जो ड्रीम है वो ऐसा लगता है कि जो गोल्स है ये कभी भी आप इसे अचीव नहीं कर सकते। फिर अगर मैं ये कहूं कि अगर आप जॉब करते हैं तो डेफिनेटली आज आपने, अगर आपकी उम्र 22 साल, 24 साल या 30 साल भी है, तो आप अगले 30 साल, लेट सपोज हम 60 इयर्स ले लेते हैं रिटायरमेंट की, तो आप अगले 30 साल काम करते हैं, तो आपने पूरे 30 साल में आपने जो टोटल इनकम आपकी हुई होगी वो फिगर आपके सामने है कि तकरीबन अराउंड 1 करोड़ के करीब, 1,38,24,000
ये वो इनकम है जो आपने अचीव की होगी, अर्न की होगी। डेफिनेटली सेविंग कितनी कर पाए होंगे, नहीं कर पाए होंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने आपके एक्सपेंसेस कैसे थे और कितनी आप सेविंग मंथली कर रहे थे। तो वो इतना बड़ा फिगर नहीं बनता। नतीजा क्या होता है कि वो जो तनख्वाह में से आपके पैसे कटे होते हैं प्रोविडेंट फंड की सूरत में, या किसी जगह पे आपने अगर कोई ग्रेजुटी के लिए आपने आपका होता है सिलसिला, तो वो जो अमाउंट मिलती है आखिर के अंदर जाके सिर्फ वो ही है होती है जिसके ऊपर आप अपने रिटायरमेंट को प्लान करते हैं। चाहे आपने उसमें कोई ट्रैवलिंग करनी हो या आपने कोई बड़ी अपनी जिम्मेदारी खत्म करनी हो, उतारनी हो, तो ये वो पैसा होता है जिससे आप करते हैं। अगर आप इसके अंदर एडिशनल इंक्रीमेंट भी लगा लेते हैं, चले और मजीद हम इसको देख लेते हैं कि ग्रोथ 300% हो जाती है अगले 30 साल के अंदर, तो आपकी मैक्स जो है वो मुझे मिले और मैं अपने कारोबार के अंदर लिवरेज का इस्तेमाल करूं। तो आप अकेले जब अपना कोई काम शुरू करते हैं, चाहे आपने अपनी एक छोटी सी दुकान शुरू की हो, तो आप देखते हैं कि आप अकेले काम करेंगे, आप खुद ही दुकान खोलेंगे, खुद ही दुकान बंद करेंगे, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद जब आपके कस्टमर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और तो फिर आप क्या करते हैं कि अपनी मदद के लिए कोई एक बंदा आप अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, वो बंदा आपके पास आ जाता है, तो अब 8 घंटे आप काम कर रहे हैं, 8 घंटे वो शख्स भी काम कर रहा है जिसको आपने एज एम्प्लॉय अपने पास रखा है। और अब आपको क्या मदद मिल रही है कि आपके टोटल कितने एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा होता है, 8 घंटे आपके और 8 घंटे आपका एम्प्लॉय। डेफिनेटली 16 घंटे अब आपके पास काम हो रहा होता है और 16 घंटे की इनकम आ रही होती है। वो इनकम कैसे आती है? वो इनकम ऐसे आती है कि अब डेफिनेटली आप एक वक्त में ज्यादा कस्टमर्स को डील कर रहे हैं। पहले आप दुकान अगर अपना माल लेने जाते थे, कोई चीज खरीदने जाते थे, तो आप दुकान बंद करके जाते थे, वो घंटे भी आपके जाया होते थे। अब वो घंटे भी आपकी दुकान खुली हुई है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बिजनेस में इंक्रीमेंट हुआ। उसको आप लिवरेज ले रहे हैं, उसकी वजह क्या थी? वो एक और बंदा था जिसको आपने अपने लिवरेज में लिया था और जिसके साथ आप काम कर रहे थे। कुछ अरसे के बाद जब आपका बिजनेस मजीद बढ़ता है, तो आप क्या करते हैं कि आप एक एम्प्लॉय और रख लेते हैं। अब आप अकेले हैं, आपके साथ 2 एम्प्लॉय हैं, एक खुद आप हैं, तो इस तरह 24 घंटे एक दिन में काम हो रहा है। डेफिनेटली इसका आपको लिवरेज ज्यादा मिलेगा। और आपने देखें इसके अंदर अपने लिवरेज, यानी कि एक दिन में आपने 8 ही घंटे आप दुकान खोल रहे हैं और 8 घंटे के बाद आप दुकान बंद कर लेते हैं, घर चले जाते हैं, लेकिन आपको जो इनकम हो रही है वो 24 घंटे के हिसाब से हो रही है। इसलिए कि आपके साथ साथ 2 लोग और भी आपके साथ वहां पे दुकान में, जो बैक वक्त आप तीनों मिलके कस्टमर्स को डील कर रहे होते हैं, चीजों को आसान कर रहे होते हैं, प्रोसेस को डिवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये होता है कि क्या ये ट्रू लिवरेज है? क्या वाकई में आपको ट्रू लिवरेज मिल रहा है? क्या वाकई 24 घंटे का काम हो रहा है? और या वो जो एम्प्लॉयज हैं, वो जो काम कर रहे हैं, क्या वो वाकई उसी तरह डेडिकेशन के साथ काम कर रहे होंगे जिस तरह आप कर रहे हैं? यकीनन आपका भी जवाब इसमें नफी में होगा। उसकी वजह ये होती है कि देखें, जो जो डेडिकेशन आपका है, जो रिस्क आपने लिया है, जो स्टेक आपका लगा, वो आपके एम्प्लॉयज का नहीं लगा होता। जितनी भी सेल होगी, जितना बिजनेस ग्रो करेगा, उसका डेफिनेटली डायरेक्टली बेनिफिट या इनडायरेक्टली बेनिफिट वो आपको ही आएगा। आपके एम्प्लॉय को तो आपने एक सैलरी देनी है, और वो सैलरी पे उनको पता है कि सेल हो या ना हो, उनको तो सैलरी मिलनी है। तो वो इतनी जान नहीं मारेंगे जितनी आप मार रहे होंगे। और यही वजह होती है कि आप देखें कि जब अगर जो ऑनर होता है, अगर वो जगह पे मौजूद ना हो, दुकान पे मौजूद ना हो या दफ्तर में मौजूद ना हो, तो एम्प्लॉयज का रवैया क्या होता है? हंसी मजाक हो रही होती है, सियासत पे गुफ्तगू हो रही होती है, करंट ट्रेंड्स की कोई बातें हो रही होंगी, ये सारी चीजें हो रही होंगी, वो तमाम चीजें हो रही होंगी जो कि नॉन प्रोडक्टिव होंगी, जिससे उस बिजनेस का कोई ताल्लुक नहीं होगा। नतीजा क्या होगा कि वो जो घंटे होंगे वो खराब हो रहे होंगे। उनको सैलरी तो मिल रही है, लेकिन वो लिवरेज नहीं मिल रहा उस ऑनर को जिसके लिए उसने एम्प्लॉयज को रखा था। अब हम सिचुएशन को चेंज करते हैं, हम ये कहते हैं कि एम्प्लॉयज को हम सैलरी बेस्ड रखने के बजाय अगर हम उनको एफर्ट बेस्ड कर देते हैं, वो जितनी एफर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक उनको उनको रिजल्ट आए, उनको एफर्ट से रिजल्ट मिले। तो अब क्या होगा? अब ये आप थे, और मैं इसमें एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बहुत ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है, समझने में आसान होगा। रियल एस्टेट की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रियल एस्टेट का काम आपने शुरू किया था। बात वही है जिस तरह पहले वाले सीन के अंदर था कि आप अकेले काम करते हैं, शुरू में खुद ही दुकान खोलते हैं, खुद ही ऑफिस खोल रहे हैं, खुद ही बंद कर रहे हैं। कुछ अरसे के बाद जब आपके क्लाइंट बढ़ जाते हैं,
आपको जरूरत महसूस होती है कि मुझे क्लाइंट्स को लेके जाना होता है, साइट विजिट करवानी होती है, घर विजिट करवाना होता है, दुकान मुझे बंद करनी पड़ती है या ऑफिस मुझे बंद करना पड़ता है, तो वहां पे फिर आप एक आदमी को अपने पास रख लेते हैं और उससे ये कहते हैं कि तुम भी काम करो इसी तरह जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ, तुम भी अपनी क्लाइंट्स बनाओ और जो भी तुम क्लाइंट बनाओगे या जितनी डील तुम्हारे थ्रू होगी उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और इस तरीके से तुम ये सोचो कि तुमने मंथ एंड के ऊपर कितने पैसे उठाने हैं, तुम सोचो तुम्हें मंथ एंड पे कितने पैसे चाहिए, उसके हिसाब से तुम एफर्ट्स करो, मैं तुम्हें अपना पूरा तजर्बा दूंगा, मैं तुम्हें सब चीजें सिखाऊंगा और तुम आगे बढ़ो। तो इसी तरह वो भी काम करना शुरू करता है। अब आप हो या ना हो उसको पता है कि मुझे तो मंथ एंड के ऊपर तभी मिलेगा जब मैं कुछ काम करूंगा, तो वो दिन रात काम कर रहा है, बाहर जा रहा है, वो अपनी स्ट्रेटेजीज भी बना रहा है, प्लान भी कर रहा है, अपने तमाम कॉन्टेक्ट्स को भी यूज कर रहा है। इसी तरह कुछ अरसे के बाद आप देखते हैं कि वो बंदा भी फुली ऑक्युपाइड होना शुरू हो गया है, तो आप एक साहब और रख लेते हैं और उनको भी आप यही बात कहते हैं। तो अब आपको तो लिवरेज मिलना शुरू हो गया। मिस्टर ए अपने मंथली टारगेट के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं, मिस्टर बी भी मंथली टारगेट के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं, और इसी तरह कुछ अरसे के बाद मिस्टर सी को भी आपने रख लिया। और अब आपके रूम में एक आपने ऑफिस, आप अक्सर आपने देखा होगा रियल एस्टेट के अंदर कि एक अंदर एग्जीक्यूटिव रूम बना दिया जाता है और बाहर छोटी छोटी टेबल्स डाल दी जाती हैं जिसपे हर बंदा बैठ के अपने क्लाइंट्स को डील कर रहा होता है। जिसने डील करनी होती है वो वक्ती तौर पे अंदर जाके एग्जीक्यूटिव रूम में बैठ के डील को क्लोज करता है, फाइनलाइज करता है और वापस आके अपनी जगह पे बैठ जाता है। यानी कि वो ऐसा बिजनेस होता है जिसको सब शेयर कर रहे होते हैं। तो ये वो चीज है, इस सिचुएशन है जिसके अंदर ये साहब जो हैं, इसको अज्यूम करें कि ये काम आप कर रहे थे, तो अब ये सीन बनता है कि तीनों जो लोग थे आपके, उनको चूंकि एफर्ट बेस्ड अपनी एफर्ट्स का 100% मिल रहा था, तो अब वो भरपूर काम कर रहे थे। तो नतीजा क्या हुआ कि अब आपको अच्छा आउटकम आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, वो भरपूर मेहनत कर रहे हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद होता क्या है, ये लिवरेज तो आपको मिल रहा है लेकिन ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहता। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे आप तो गिरो कर रहे हैं, वो जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, जो वो लोग होते हैं जिनको आपने कमीशन बेस्ड रखा होता है, वो ये देख रहे होते हैं कि आप तो एक मोटरसाइकिल से आपने काम का आगाज किया था, आपके पास एक छोटी कार आई, उसके बाद एक बड़ी गाड़ी आपके पास आ गई, लेकिन वो अभी तक मोटरसाइकिल पे ही है। उसकी वजह ये होती है कि वो तो मोटरसाइकिल पे करके जितनी भी डील करते हैं उसका रॉयल्टी आपको जारी होती है, और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आपने लिवरेज लिया हुआ है। वो देख रहे होते हैं कि उनको लिवरेज नहीं मिल रहा होता, लिहाजा वो ये सोचते हैं कि आप ये लिवरेज की पावर उनको समझ में आ जाती है, और नतीजा क्या होता है कि वो आपके पास से छोड़ के एक नई रियल एस्टेट एजेंसी खोल लेते हैं और वो खुद आपकी जगह पे आके बैठते हैं और वो वही काम करते हैं जो आपने किया था। यानी कि वो भी लिवरेज हासिल करना शुरू कर देते हैं, वो खुद मेन सीट पे बैठते हैं और अपने पास एक बंदा रखते हैं और उसको उसी तरह टीच एंड ट्रेन करते हैं जिस तरह आपने उसको किया था, और ये सिलसिला शुरू होता है। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि एक तो आपके पास एक ट्रेंड बंदा जिसके ऊपर आपने वक्त लगाया था, जिसके ऊपर आपने अपना तमाम तजर्बा लगाया था, जिसको आपने इतना टीच एंड ट्रेन किया था ताकि आप सक्सेसफुल अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को अचीव कर सकें, वो आपके पास से निकल गया। अच्छा, ना सिर्फ वो निकला बल्कि आपका कॉम्पिटिटर भी बन गया अब तो, इसलिए कि वो जाके वहां पे बैठ गया है। अब वो आपके क्लाइंट्स को भी कांटेक्ट कर रहा होगा, वो आपकी तमाम स्ट्रेटेजीज को भी जानता है, वो आपका बिजनेस के तरीके को भी जानता है, और वो तमाम चीजें जो सीक्रेट्स आपके बिजनेस के उनको भी जानता है। तो लिहाजा ये वो नॉर्मल कॉम्पिटिटर नहीं है जो वैसे ही आके आपके सामने बैठ गया था, ये वो कॉम्पिटिटर है जो आपकी हर चीज से अच्छी तरह वाकिफ है। तो ये आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, ये काम यहाँ तक सिलसिला शुरू नहीं होता, रुकता नहीं है, बल्कि ये साहब भी यही काम कर रहे होते हैं और इनके पास से भी फिर कुछ अरसे के बाद मजीद लोग निकल के और वो भी इसी तरह आगे पहुंच जाते हैं। और आप देख लें अपनी सराउंडिंग में कि जहाँ पे रियल एस्टेट की कोई एक आध दुकान होती है और काम चलना शुरू होता है तो कुछ अरसे के बाद वहां पे पूरी एक मार्केट होती है और तमाम रियल एस्टेट के, और जब आप उससे पूछेंगे वो बंदा किधर है तो वो किसी और स्टेट एजेंसी के अंदर बैठा हुआ मेन एग्जीक्यूटिव चेयर पे आपको नजर आ जाता है। तो ये सिलसिला, ये नॉर्मल मिसाल है, मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप सराउंडिंग में हर जगह देखेंगे, चाहे वो मोटरसाइकिल का मैकेनिक हो, आप उससे पूछेंगे वो जो बच्चा तुम्हारे पास काम करता था वो आज किधर है, तो वो कहेगा कि वो सामने देखो दुकान खोल के बैठ गया, मैंने इसको सिखाया, मैंने सब चीजें की, इसको कुछ भी नहीं आता था, थोड़ा सा काम क्या सीख गया, ये समझता है कि उस्ताद बन जाएगा, और देखो सामने दुकान खोल के बैठ गया। ये चीज क्या है? ये इंसान की फितरत है। देखिए, इंसान ग्रो करना चाहता है, और ये जो लोग हैं, जो मिस्टर ए बी सी, ये सारे लोग वो हैं जो ग्रो करना चाहते हैं। तो इन्होंने देखा कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही थी वो अपॉर्चुनिटी इनको नहीं मिल रही थी, आगे लिवरेज की अपॉर्चुनिटी, पावर इनके पास नहीं थी, लिहाजा इनको यहाँ पे एहसास हुआ कि नहीं, मैं आगे जाऊं और आगे अपना काम मैं करूं और मैं भी इसी तरह आगे बढ़ूं, इसलिए कि उनको भी अपने ड्रीम्स अचीव करने थे। तो ये राइट जो है ग्रो करने का, ये सबका राइट है। असल चीज ये होनी चाहिए कि कोई ऐसा बिजनेस मॉडल हो जिसके अंदर ये अपॉर्चुनिटी जो है ये राइट सबको मिले,
कि जो भी आगे ग्रो करना चाहता हो उसके पास ये राइट हो। अब एक आइडियल एक मॉडल डिस्कस करते हैं जिसको मैं नाम देता हूँ शेयरिंग बेस्ड कंपनसेशन मॉडल का, यानी कि जो भी कंपनसेशन आ रहा है उसको हम शेयर कर रहे हैं। अब वही एग्जांपल है, आपने क्या किया, थोड़ा सा अपने तजर्बे से फायदा उठाता है, आपने मिस्टर ए को बोला कि जब ये सीख जाते हैं, जब ये आप देखते हो कि ये फुली ऑक्युपाइड हो रहे हैं और आपने आगे मिस्टर बी को और मिस्टर सी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपने अपने इन तीनों एम्प्लॉयज को या ये जो आपके टीम मेट्स हैं, जो टीम है, इनको ये अपॉर्चुनिटी दी। मिस्टर ए को ये कहा कि जो तुम अपने क्लाइंट्स होते हैं उनको तुम खुद ही विजिट करवा रहे होते हो, जब तुम जाते हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे फर्दर क्लाइंट आते हैं, उनकी फोन कॉल्स आ रही होती हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि तुम यहीं पे बैठ के काम किया करो और तुम अपनी हेल्प के लिए अपने पास कुछ लोग अपॉइंट कर लो जिनसे तुम उनसे काम लो, उनको मार्केट में निकालो, फील्ड में निकालो, वो वहां पे सौदे करें, नए सौदे तलाश करें और उनसे जो भी तुम्हें बिजनेस आ रहा है तुम उसका 10% 20% मुझे दे दिया करो और बाकी तुम एंटरटेन करो। इसी तरह यही चीज ये मिस्टर बी को भी कह दें और यही चीज ये मिस्टर सी को भी कह दें, तो अब देखें सीन सिचुएशन क्या बन गई कि मिस्टर ए ये सोच रहा है कि अगर इससे पहले वाले सिचुएशन में वो जा रहा था या अब भी वो सोचता है कि मैं क्यों ना अपना काम जाके कर लूं, कि 20% भी मैं आपको क्यों दूं, तो वो ये सोचेगा कि मैं अपना काम करूंगा, एक नया नाम होगा, एक मार्केट में कंपटीशन होगा, यहाँ पे मैं ऑलरेडी लोग मेरी पहचान बन चुकी है, यहाँ पे मैं मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो वो कहेगा कि अगर मैं अपना भी काम करूंगा, अपनी दुकान खोलूंगा या अपना ऑफिस खोलूंगा, अपना बिजनेस करूंगा, तो उससे ज्यादा मेरे खर्चे हो जाएंगे जो 20% है, अभी भी मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी तो नहीं है यहाँ की, तो वो यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा और आपको रियल मानों में ट्रू लिवरेज मिल जाएगा। तो ये वो मॉडल होता है कि जिसके अंदर आप देखें सबके पास ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है। और कराची में मैंने इस तरह की एक रियल एस्टेट की कंपनी देखी है कि जिनके पास इस तरह 350 लोग या इससे भी शायद ज्यादा होंगे, वो इस तरह इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। और मैं जब भी वहां पे एक दोस्त से मुलाकात करने जाता था तो वहां पे मैंने कभी उनके बॉस को नहीं देखा, कभी मुझे नहीं पता चला कि ये है किसकी, इसलिए कि वो खुद कहता था कि उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे कंबाइन ऐड लगते हैं अखबार में, हमारे पास हम सबके सौदे यहाँ पे हो रहे होते हैं, और ये इतना बड़ा जब कोई आता है हमारे क्लाइंट तो वो खुद देख के हैरान हो जाता है कि 3 फ्लोर्स के ऊपर हमारे पूरा रियल एस्टेट का सेटअप यहाँ पे मौजूद है। तो ये हम सबके लिए फायदेमंद चीज है और वहां पे यही मॉडल चल रहा था। तो ये ट्रू शेयरिंग बेस्ड कंपनसेशन प्लान होता है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे आपको लिवरेज तो मिल रहा होता है, लेकिन इसके अंदर खराबी क्या होती है कि ये देखें ये बन क्या गया। जब ये चीज आती है तो यहाँ पे एक सवाल हो जाता है कि नहीं, ये तो कोई इस तरह का सिलसिला नजर आ रहा है, ये तो कोई पिरामिड स्कीम सी लगती है जिसमें शायद कुछ ऊपर लोग बैठे हुए हैं और नीचे वाले काम कर रहे हैं, और नीचे वाले जो काम कर रहे हैं ये इसका सारा बेनिफिट जो है वो ऊपर जो साहब बैठे हुए हैं उनको जा रहा है। तो ये तो कुछ चीज सही नहीं लग रही है। ये वो जुमले हैं, ये वो चीजें हैं जो आपको भी बहुत ज्यादा मार्केट में सुनने को मिलती होंगी, हालांकि जिस चीज से आप वाबस्ता हैं ये वो चीज है, ये वो चीज है कि जो ट्रू लिवरेज का प्लान होता है, और ये शेयरिंग बेस्ड कंपनसेशन कहलाती है कि जहां पे सब लोगों को राइट है कि वो काम करें। अब इसके अंदर आप देखें कि ये जो पिरामिड है ये कहाँ पे नहीं होता। कोई भी इदारा उठा लें, चाहे वो गवर्नमेंट का इदारा हो चाहे वो प्राइवेट इदारा हो, कहीं पे भी होगी हायरार्की यही होती है कि सीईओ होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, फिर मिडिल मैनेजमेंट होती है, वहां पे फिर टीम लीडर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स के, और फिर नीचे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, और उनके पास कोई ऐसा चांस या कोई ऐसा कैरियर प्लान नहीं होता उस इदारे में रहते हुए कि कभी वो जाके आगे चंद सालों में, 10 साल में, 20 साल में वो सीईओ बन सकते हैं। और कभी ऐसा नहीं होगा कि जो नीचे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका जो कंपनसेशन है या उसकी जो अर्निंग है वो अपने मैनेजर से या प्रेसिडेंट से ज्यादा हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो जितनी मेहनत भी कर लेगा उसके अंदर, चाहे वो उसके जितने कमीशन शामिल हो जाएं या उसकी सैलरी शामिल हो जाए, उसका जो कुछ भी रिवार्ड होगा वो अपने प्रेसिडेंट से, सीईओ से हमेशा कम ही रहेगा, वो उससे ऊपर कभी भी नहीं बढ़ पाता। तो ये वो चीज है कि जो नॉर्मल कॉर्पोरेट के अंदर या किसी भी इदारे में या गवर्नमेंट के इदारे में भी आप देखेंगे ऊपर हमारे पास वजीर आजम होते हैं, फिर उसके नीचे उसकी कैबिनेट होती है, कैबिनेट के नीचे मेंबरान असेंबली होते हैं, फिर उसके नीचे उनके ब्यूरोक्रेसी होती है, एस्टेब्लिशमेंट डिविजन्स होते हैं, उसके नीचे फिर आप देखें हायरार्की पूरी इसी तरह चल रही होती है। तो दुनिया में जहां पे भी देखें जो सबसे पावरफुल स्ट्रक्चर है वो यही पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब हम वेल्थ क्रिएशन में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम वहां पे इस पिरामिड के अंदर जब हम बराबर का मेरिट बेस्ड कंपनसेशन देते हैं, जब हम तमाम लोगों को इक्वल राइट देते हैं आगे बढ़ने का, तो फिर उसके बारे में नेगेटिव चीजें आना शुरू हो जाती हैं और ये सुनने को मिलता है कि नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कि जो कैपिटलिस्ट हैं, जो सरमायादार है,
वो कभी भी नहीं चाहता कि नीचे वाला ग्रो करे और नीचे वाला उसके बराबर आ जाए, या वो जो अमीर और गरीब का फर्क है वो खत्म हो सके। तो इसको सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में खत्म किया जा सकता है कि जब हम जो भी काम कर रहे हो, चाहे हम छोटा कारोबार अपना खुद का कर रहे हो या हम किसी इदारे का हिस्सा हो, वहां पे हम शेयरिंग बेस्ड कंपनसेशन प्लान को इम्प्लीमेंट करें। इसमें देखें कि यहाँ पे मेरिट क्या होता है। अगर मैं इस फिगर में जो नीचे C1 आपको नजर आ रहे हैं साहब, या सी को आप देख लें, अगर आप प्रॉपर काम नहीं करेंगे, आपने अपनी, अगर आप यहाँ पे जो, क्योंकि ज्यादातर लोग लियो से ताल्लुक रखते हैं, आपके सामने खुद एग्जांपल्स होंगी कि आपने किसी को स्पॉन्सर किया, आपने 2 या 3 लोग स्पॉन्सर किए और आप खुद बैठ गए, आपने उनको प्रॉपर टीच एंड ट्रेन नहीं किया। उनमें से एक साहब जो थे वो थोड़े से होशियार थे, समझदार थे, उन्होंने अपने बलबूते के ऊपर लर्निंग की और उन्होंने आगे काम शुरू कर दिया, वो तजर्बा बढ़ता चला गया और वो ग्रो करते चले गए। उनकी दोनों टीम्स जो हैं या उनका जो नेटवर्क है वो इक्वली ग्रो करना शुरू कर देता है। आपके पास जो लैग्स हैं, जो आपकी टीम्स हैं, वो अनबैलेंस हो जाती हैं। तो आप बताएं, आप खुद सोचते हैं कि किसकी अर्निंग ज्यादा हो रही होगी? जो नीचे आपके है, हालांकि आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन आपसे ज्यादा उसकी अर्निंग हो रही होगी। ऐसी कई हजारों लाखों मिसालें नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको मिलेंगी जहां पे नीचे वालों की जो अर्निंग है वो ऊपर वालों से कहीं ज्यादा होती है और इत्तेफाक से उनके रैंक्स भी उनसे आगे निकल जाते हैं। ऐसा कहीं कहीं पे भी आप कॉर्पोरेट के अंदर अगर जाते हैं या नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के अंदर जाते हैं या किसी और स्ट्रक्चर में, किसी और इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहां पे आपको ये एग्जाम्पल नहीं मिलेगी कि नीचे वाले ने मेहनत की और प्रॉपरली स्मार्टली काम किया और वो ऊपर वाले से ज्यादा अर्निंग ले गया। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ इस इंडस्ट्री में होता है कि जहाँ पे ट्रू लिवरेज मिल रहा हो और जहाँ पे सबके पास राइट्स हों। तो पावर ऑफ लिवरेज को देखें, अगर हम इसको इस वक्त कंपेयर करें और इसको मैं समराइज करने की तरफ जाऊंगा कि आवरली इनकम अगर हमारे पास 100 थी, तो आप देखें कि आपके पास 200 से हमने लगाई थी, तो आप ये देखेंगे 4,60,000 इनकम आपकी आ रही थी एक साल में। और जो पूरे, अगर आप 30 साल का अपना प्लान देखते हैं एम्प्लॉयमेंट का, जहाँ पे आप अकेले काम कर रहे थे, बगैर लिवरेज के काम कर रहे थे, तो 1 करोड़ समथिंग जो है आपकी इनकम बन रही थी। और अगर आप 30 साल तक तमाम इंक्रीमेंट्स के साथ भी काम करते हैं तो आपकी जो इनकम है 4-5 करोड़ बन जाएगी। और ये चीज होगी, बजाय इसके कि आप अकेले तौर पे वो तमाम ड्रीम्स का वजन उठाने के लिए रेट रेस की तरह दौड़ते रहें उस सब दायरे के अंदर, और आखिर के अंदर आप जाके बोलें कि ये सब फैंटेसी होता है। इसके लिए आज आप डिसाइड करें कि कोई अलग हट के थोड़ा सा काम करते हैं। आज आप एक स्टेप लें और अपना एक नेटवर्क बनाना शुरू कर रहे हैं। आप ऐसी इंडस्ट्री ढूंढें कि जहाँ पे आपको ट्रू लिवरेज मिला। आप ऐसा एनवायरनमेंट तलाश करें कि जहाँ पे आपको अच्छा शेयर बेस्ड कंपनसेशन प्लान मौजूद हो, अपॉर्चुनिटी मिली है आपको आगे बढ़ने की। वहां पे आप आए और अपनी टीम आप वहां पे बिल्डअप करते हैं। अपने जैसे हम ख्याल लोग जिनके साथ आपने आज की जो ये ट्रेनिंग ली है, इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें। और कितने लोग होंगे, अगर 10-12-15 लोगों के साथ आप ट्रूली इसको बैठ के डिस्कस करेंगे, तो क्या होगा कि उनमें से 2 या 3 लोग तो आपको मिलेंगे जो आपके साथ एग्री करेंगे कि हाँ वाकई ये बात रियलिस्टिक है और ये बात समझ में आती है और हकीकतन अगर इस तरह किया जाए तो ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको 2 लोग भी मिल जाते हैं 1 महीने में और आप उनको प्रॉपरली टीच एंड ट्रेन करते हैं, जिस तरह रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में उस एग्जाम्पल में हमने देखा था, और इनके साथ आप एज अ टीम काम करते हैं और जो कुछ आपने सीखा होता है वो आप इनको सिखाते हैं, तो आप 1 साल के अंदर 8,192 की टीम बना सकते हैं या बन सकती है आपकी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब मिला के। लेकिन मैं यहाँ पे फिर अगेन रियलिस्टिक बात करूंगा, इसलिए कि मेरा ताल्लुक जो है सेल्स की फील्ड से, और मेरा अपना तजर्बा जो पिछला 20-25 साल का 30 साल का है वो यही है कि जो 20% होती है ना आपकी टीम, वही काम करती है। वरना अदरवाइज आप ऐसा कभी भी नहीं होता कि 4 लोग या 10 लोग या 1000 लोग आपकी टीम में और 1000 के 1000 काम कर रहे हो और आप ये अज्यूम करके कैलकुलेशन लगा के बैठे हो कि जी मेरे नीचे तो 1000 घंटे एक दिन में काम हो रहा है। ऐसा नहीं होता। आपकी जो भी टीम होगी ना, हमेशा याद रखें, चाहे नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप जाए या आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए या सेल्स के काम में आए, आपकी जितनी भी टीम होगी उसका जो आपका जो टारगेट होगा ना महीने का, वो आपकी 20% लोग उसका 80% पूरा करते हैं और बाकी जो 80% लोग होते हैं ना, वो बाकी का 20% करते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये इसी तरह ही होता है। तो हम लगाते हैं कि जो 8,000 की टीम थी उसमें से जो काम के लोग थे, जो अच्छे लोग थे, वो 20% थे। तो आपके पास कितने, 1638 की आपकी टीम बनती है। ये 1638 लोग अगर सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं एक दिन में, तो 3,276 घंटे बनते हैं, जो कि हफ्ते का अगर आप देखें तो 19,000 घंटे बन जाएंगे। और अगर महीने का देखें तो 78,624 आवर्स बनते हैं, जो कि अगर हम वही एवरेज लगाएं 200 रुपए का, तो एक्चुअली आपने एक महीने में तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब आप काम कर लेते हैं। आपको अर्निंग हो सकती है अगर ये इतनी टीम आपके पास काम कर रही है। वो कुछ भी काम हो सकता है, चाहे आप कोई चीज सेल कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडिशनल सेल्स का काम कर रहे हो और आपके पास अगर 1,000 की टीम है,
पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो ये वो इनकम है जो आप पहुंच सकते हैं जहाँ पे। प्रॉब्लम इनकम जो आपकी 2 साल के अंदर होगी वो ये लगा लें आप। अगर आप 5 साल में भी इतनी इनकम कर लेते हैं जो कि 2 साल में यहाँ पे फिगर सामने आ रहा है, हम तो और मजीद रियलिस्टिक हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होता। हम इसको 2 साल से हटा के आप 5 साल पे ले जाएं, 6 साल पे ले जाएं, तो भी आप ये देखें कि एक तरफ 30 साल की आपकी इनकम थी जहां पे आप अकेले काम कर रहे थे, चूंकि वहां पे आपको लिवरेज का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो आपकी इनकम क्या थी, आप अपने ड्रीम्स को कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते थे, नामुमकिन नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि 5 साल के अंदर अगर वो चीज आप अचीव कर लेते हैं, और इसके अंदर आप खुद भी एग्जॉस्ट नहीं हो रहे, आप खुद भी सिर्फ 2 घंटे मैच काम कर रहे हैं, और आप देखें कि वहां पे आपने क्या चीज कर ली, तो आप अगर ये चीज 5 साल में आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, आप जो 30 साल के आखिर के अंदर आप प्लान कर रहे हैं और 30 साल के बाद भी नामुमकिन नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर वही तमाम चीजें आप 5 साल में 6 साल में अचीव कर लेते हैं तो क्या है। तो ये चॉइस आपके पास होती है कि 30 साल या 5 साल, ये चॉइस आपकी है कि आपके पास दोनों इंफॉर्मेशन है, आपके पास ट्रैक है, रास्ते हैं। कभी ना कभी लाइफ में, आज नहीं तो 30 साल के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, आप 30 साल के बाद ये नहीं कह सकते कि मुझे किसी ने बताया नहीं था, और मुझे तो कभी इस बारे में, लिवरेज के बारे में किसी के कुछ पता अगर मुझे चलता तो मैं ले लेता। हाँ, ये जरूर होगा कि आप ये जरूर सोचेंगे, रिग्रेट जरूर करेंगे कि काश ये काम मैंने उस वक्त कर लिया होता तो आज मैं कहीं और होता, आप और लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास चॉइस होती है, और ये वो चीज़ है कि जो आप किसी से भी जब बात करते हैं, आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, ये मैंने पूरी ट्रेनिंग आपको नहीं दी है। इसके साथ आप अगर आगे देखें कि जब हम ये बात किसी से भी शेयर करते हैं, देखें जब आप लियो के बारे में डिस्कस करते हैं, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किसी को बता रहे होते हैं, तो वो हम मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम आसपास की अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल लियो की प्रेजेंटेशन से पहले 10-15 मिनट का सेशन कर लें, 20 मिनट का सेशन कर लें, इस तरह पेपर पेन लेके उसके साथ उसकी उसकी नीड्स देखें, उसके पहले ड्रीम्स को बाहर निकालें कि वो क्या चाहता है, उसने लाइफ में क्या गोल सोचे थे, अपने बारे में क्या सोचता है, अपने बच्चों के बारे में क्या सोचता है, अपने पेरेंट्स के बारे में उसने कभी क्या सोचा था कि अगर कभी अल्लाह ताला ने उसको मौका दिया तो वो अपने पेरेंट्स के लिए क्या करेगा। ये सारी चीजें जब तक वो निकाल के आपके सामने नहीं रखता, तो उसके सामने रीजन नहीं आएगा लियो को ज्वाइन करने का, उसके सामने रीजन नहीं होगा आपके साथ मेहनत करने का, उसके पास वो रीजन नहीं होगा कि वो तमाम चैलेंजेस को और तमाम मार्केट की जो चीजें होती हैं उनको फेस कर सके। उसके लिए ये बताना जरूरी होगा, उसको समझाना जरूरी होगा। जब वो रीजन सामने लेके आ जाएगा तब आप उससे पूछें कि जो तुम अभी कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, अगले 20 साल में ये चीजें तुम अपने वालिदैन के लिए, क्या उनके पास इतना टाइम है, क्या तुम समझते हो इतना टाइम तुम कर सकते हो। तो मेरे पास एक प्लान मौजूद है, मैं खुद भी उसका हिस्सा हूँ कि वो मैं तुमसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन उस प्लान को समझने के लिए मैं तुमसे कुछ चीजें बिल्कुल रियलिस्टिक बेस पे सर्च डिस्कस करना चाहूंगा। फिर आप उसको लिवरेज बताएं, आप उसको ट्रेंड्स बताएं। देखें, आप लियो को सामने रख के देखें कि आपके पास ह्यूज एक्सपेंडिंग मार्केट नहीं है, आप टेक्नोलॉजी कंपनी है, आपके पास पूरी दुनिया मौजूद है, आप यहाँ से बैठे हुए जिसको चाहते हैं आप दुनिया में साइन अप कर लेते हैं, आप जिसको चाहते हैं वेबिनार के थ्रू, स्काइप के जरिए प्रेजेंटेशन दे देते हैं। दुनिया में बेतहाशा वहाँ पे लीडर्स मौजूद हैं, आपके आपके ऑफिस मौजूद हैं, आप वहाँ पे उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। आप दूसरे लेवल पे आए तो ट्रेंड्स को देखें, क्या आप ट्रेंड्स के अहेड नहीं है, क्या ट्रेंड से आगे नहीं चल रहे। ये वो टाइम है जब दुनिया समझ रही है कि दुनिया को चाहिए, पूरी दुनिया इस वक्त बात कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप की, आप एंटरप्रेन्योर बना रहे लोगों को, आप लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके आ रहे हैं। आगे सब कह रहे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है जॉब्स खत्म होती चली जाएंगी, आप वो हैं जो उस मसले का हल लेके दो लोगों के पास जा रहे हैं कि जॉब जब नहीं रहेंगी तो तुम क्या करोगे। आज जब तुम्हारे पास तवानाई है, आज जब जॉब लगी हुई है, ये वो राइट टाइम है जब तुमने आगे का सोचना है। अगर जॉब खत्म हो जाएगी तो तुम वैसे ही प्रेशर में होगे, कुछ नहीं कर पाओगे। दिस इज द राइट टाइम कि तुम अपने लिए कुछ प्लान करना शुरू करो। उसके बाद आप उसको लिवरेज समझाएं, आप देखें आपके पास ट्रू अपॉर्चुनिटी है, शेयरिंग बेस्ड कंपनसेशन प्लान है, आपके पास पूरा मेरिट है, आपकी टीम में अगर कोई आपसे अच्छा होगा तो वो आपसे ज्यादा आगे बढ़ेगा, आपकी टीम में आपसे तेजी से वो रैंक अचीव करेगा, आपसे ज्यादा उसकी अर्निंग होगी। अगर आप समझते हैं कि आप अच्छी तरह स्मार्टली वर्क करेंगे तो आप अपने स्पॉन्सर से ज्यादा आगे निकल सकते हैं। यहाँ पे नीचे या ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ये टाइमिंग नहीं है कि मैंने 5 साल पहले लियो को ज्वाइन कर लिया होता तो आज मैं कामयाब हो गया होता। ये राइट टाइम है, इसलिए कि आप ये देखें कि आगे आने वाले ट्रेंड किधर है और आप किधर खड़े हैं। आज आप आते हैं तो 3 साल में, 4 साल में आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं। आप देखिए आगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रही है, अब वो टेक्नोलॉजी के वो नाम आ रहे हैं जिससे अभी लोग आम मार्केट में जब आप किसी से ब्लॉकचेन की बात करेंगे तो उसको समझ में भी नहीं आएगा, और वो समझेगा शायद सप्लाई चेन से मुताल्लिक कोई चीज होगी और उसी से मिलती जुलती कोई चीज होगी। लेकिन जब आप ब्लॉकचेन की बात करते हैं, इवन जो फाइनेंशियल सेक्टर है,
ACCA जो लोग कर रहे हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जब आप उनसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उनको आज नहीं पता, और आपको लियो वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप ब्लॉकचेन को ना सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकल इन हैंड्स एक्सपीरियंस, कोई आपको एकेडमिक्स नहीं पढ़ाई जा रही, कोई आपको घर में बिठा के गाड़ी चलाना नहीं सिखा रहा, बल्कि गाड़ी आपके हाथ में दी हुई है, आप जा रहे हैं उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप उसको एक्सपीरियंस करने की किस तरह वो वर्किंग करती है, उसका बिहेवियर क्या होता है, किस तरह वो ऊपर जाती है, कौन कौन से फैक्टर्स उसके ऊपर इंपैक्ट डाल रहे होते हैं, ये वो चीजें हैं। तो अगले 3 साल में, 4 साल में आप वो लोग होंगे जो बेहतरीन कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को, ब्लॉकचेन से मुतालिक। जब लोग इसकी तरफ आ रहे होंगे, आप वो लोग होंगे जो इस ट्रेंड में पहले से बैठे होंगे। बहुत सारे लोग होंगे, जिस वक्त लोग इसकी तरफ आना शुरू होंगे तो वो ट्रेंड कैचर होंगे, वो इसको कैच करने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर आने की सोचेंगे, लेकिन आप फिर भी एज आपके पास होगा, इसलिए कि तजर्बा आपसे ज्यादा उनके पास नहीं होगा। आप वो लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर पाइनियर्स हैं। तो ये देखें कि आपके पास ह्यूज एक्सपेंडिंग मार्केट है, आपके पास इस वक्त जो ट्रेंड्स हैं उनकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है आपके पास। और अगर आप तीसरी चीज देखते हैं, लिवरेज, जो कि कहीं और किसी और इंडस्ट्री में आपको मिल ही नहीं सकती, वो लिवरेज, वो ट्रू लिवरेज इस वक्त आपके पास मौजूद है। और ये देख लें कि आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो 6 साल का आपका ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, आपके अपने सामने, आपके अपने अतराफ में वो सक्सेस स्टोरीज हैं। वो टाइमिंग आप देखें कि आपके लिए कितना काम आसान कर दिया उन लोगों ने जिन्होंने 6 साल पहले इस सफर का आगाज किया था। उनके चैलेंजेस को देखें और आज अपनी सिचुएशन को देखें, मार्केट को देखें, तो कितना फर्क है। आज आपके पास बताने के सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं, आज आपको बताने के लिए लोगों को मौजूद है कि किसको कितनी अर्निंग हुई है, आपके पास बताने को मौजूद है कि कौन क्या था 2 साल के अंदर और उसने अपने अंदर कितनी तब्दीली वाकया की है। आपने सराउंडिंग में आप लोगों को खुद एक्सपीरियंस करवा सकते हैं, जिनको वो भी जानते हो कि उनकी गुफ्तगू में कितना फर्क आया, उनकी लाइफ स्टाइल में कितना फर्क आ गया। तो जो लोग कभी एक शहर से दूसरे शहर जाने का नहीं सोचते थे, वो दुनिया घूम रहे हैं। आज बहुत सारे लोग मॉरिशस में हैं, कल को बहुत सारे लोग यूरोप जा रहे होंगे और दुनिया घूम रहे होंगे। ये वो सारी चीजें हैं जो लियो में और इस इंडस्ट्री की वजह से, इन तमाम चीजों की वजह से आपको मिली हैं। ये वो चीजें हैं जो प्रेजेंटेशन से पहले मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर करेंगे तो 90% काम आपने कर लिया होगा। शायद इसके बाद आपको सिर्फ ये बताना हो कि काम कैसे करना है, इसलिए कि रीजन आपने एक्सप्लोर कर दिया होगा उसका, और रीजन उसके पास वैलिड होगा। आपको उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपने उसको याद दहानी करवानी होगी, वो सिर्फ ड्रीम सर्कल उसका दिखाना होगा कि ड्रीम सर्कल वो है, और जो तुमने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा है, जो अपने बच्चों के बारे में सोचा है, उसकी टाइमलाइन देखो कि कितनी कम रह गई है। तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ ये है कि जितना ज्यादा टाइम हो वो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी में अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करो, और जो चीज लर्न करते जा रहे हो उसको एक्शन में इम्प्लीमेंट करो, ताकि तुम जल्द से जल्द सक्सेस स्टोरी बनो और उन ड्रीम्स को पूरा फुलफिल करो जो तुमने अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, और हो सकता है अपनी सोसाइटी के लिए भी आपने सोच रखे हो, उनकी तरफ आप आगे बढ़ें। तो यहाँ पे ये आज का सेशन मेरा, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह कभी मौका मिला, ज़िंदगी रही, तो इसको थॉरली कभी ट्रेनिंग सेशन के अंदर इसको पूरे सेशन को करेंगे, इंटरेक्टिव सेशन को करेंगे, और इसके ऊपर और एक एक स्लाइड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉलेज है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप किसी के सामने भी बैठें तो ऑन रियलिस्टिक ग्राउंड आप बात कर सकें। इसलिए कि कॉन्फिडेंस जो है वो नॉलेज से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। तो ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह आपके पास होंगी। आपको ट्रेनिंग से इतना कुछ मिल जाता है। तो ये उम्मीद है आप तमाम दोस्तों को ये आज का सेशन जो है वो काफ़ी वर्केबल नज़र आया होगा, और ये ज़रूर आपकी फील्ड के अंदर आपको हेल्प आउट करेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और अगले बुध को लियाकत मागरे के साथ फिर दोबारा इंशाल्लाह वेबिनार को ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।